गुड इवनिंग सभी को। तो अपने कल स्पीशीज कुछ स्पीशीज पढ़ी थी, 5 प्रकार की स्पीशीज पढ़ी थी अपने, जिसमें 4 तो हनी प्रोडक्शन के लिए पढ़ी थी और एक अपने स्टिंगलेस भी पढ़ी थी जो कि डंक जिसमें नहीं आपने ये शायद उत्पादन में खासा योगदान ऐसे देते नहीं है। उसके बाद में अपने इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंदर सबसे पहले अपने पढ़ा था कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट होता है वो पोलिनेशन का होता है। पोलिनेशन क्योंकि 80 to 90% तक पोलिनेशन होता है वो हनी बी से होता है। जो हनी बी से पोलिनेशन होता है उसको माइलेटोफिली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने इसका इंपॉर्टेंस पढ़ा था, वो पढ़ा था हनी का, यानी हनी प्रोडक्शन ये करती है। और हनी में अपने बात की थी शहद होता है वो कन्वर्ज्ड पार्ट होता है या कन्वर्ज प्रोडक्ट होता है, कन्वर्जन होता है किसका, नेक्टर का। नेक्टर का कन्वर्जन किया जाता है हनी के अंदर। क्यों? क्योंकि नेक्टर के अंदर सुक्रोज है जो कि डाइसेक्राइड होती है, उसको ब्रेक करके मोनोसेक्राइड फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज में ब्रेक किया जाता है और कुछ कंटेंट इसमें सुक्रोज का भी रहता है। तो हनी का कंपोजिशन अगर आपसे पूछे तो फ्रक्टोज 30 to 40%, 38 to 40%, ग्लूकोज 30%, सुक्रोज 2% और वाटर होता है 16 to 18%। उसके बाद वैक्स प्रोडक्शन की बात करें तो हनी बी के अंदर जो वैक्स होता है वो वर्कर्स ही प्रोड्यूस करते हैं या सीक्रेट करते हैं। मेन प्रोडक्ट यही होता है क्योंकि बॉडी से यही सीक्रेट होता है इसके। और ये अपने एब्डोमेन के अंदर जो वैक्स ग्लैंड होती है, तो वैक्स ग्लैंड कैसी होगी, वैक्स बॉडी से बाहर छोड़ा जा रहा है तो मतलब ये कैसी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ना। उसके बाद में वेनम की बात करें तो ये अपने बात की थी एसेसरी ग्लैंड से सीक्रेट करती है। और एसेसरी ग्लैंड को एसिड ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो वेनम होता है उसके अंदर एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, जिसको मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। तो ये पूरा इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में बात की थी। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसके कास्ट सिस्टम के बारे में या सोशल लाइफ कैसी होती है इसकी। तो अगर अपने हनी बी की कॉलोनी देखें तो हनी बी की कॉलोनी को एपियरी बोलते हैं। टेम्परेचर अपने देखा था 33 to 36 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके अंदर अगर देखें अपने कॉलोनी में 3 प्रकार के मेंबर होते हैं। जैसे अपने टर्माइट में बात की थी, टर्माइट की कॉलोनी थोड़ी डिफरेंट होती है, उसकी सोशल लाइफ अलग होती है। टर्माइट की जो सोशल लाइफ होती है उसमें अपने बात की थी कितने मेंबर होते हैं, 4, किंग, क्वीन, वर्कर्स, सोल्जर्स, 4 प्रकार के मेंबर होते हैं। लेकिन वहीं हनी बी में बात करें तो 3 ही प्रकार के मेंबर होते हैं। कौन कौन से, वर्कर्स, ड्रोन और क्वीन, है ना, वर्कर्स, ड्रोन और क्वीन। और इसके अंदर अगर बात करें क्वीन की तो ये तो एक ही होगी, एक क्वीन पर कॉलोनी होती है। सबसे लार्जेस्ट मेंबर होता है कॉलोनी का, सबसे बड़ा साइज में अगर देखें तो सबसे लार्ज साइज की क्वीन ही होती है। उसके बाद में साइज के बेस पे देखें, इनके साइज के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे बड़ा साइज किसका, क्वीन। क्वीन से बाद में ड्रोन्स, ड्रोन्स के बाद में वर्कर्स। बॉडी साइज की बात करें तो ना सबसे बड़ा साइज होता है वो क्वीन का, उसके बाद में ड्रोन्स का और उसके बाद में वर्कर्स का होता है ना। बॉडी साइज की बात करें तो ड्रोन्स की बात करें 200 to 300 पर कॉलोनी होते हैं। और वर्कर्स की बात करें लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द कॉलोनी, यानी अपने कॉलोनी के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन होती है वो किसकी होती है, वर्कर्स की होती है। और अपनी बात ये भी की थी कि कोई भी सोशल इंसेक्ट है उसकी कॉलोनी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये डिपेंड करता है वर्कर्स की नंबर्स के ऊपर, कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं उसके अंदर। 80 to 90% तक वर्कर्स ही होते हैं। और वर्कर्स होते कौन है वो आगे भी बात करते हैं अपने। सबसे पहले क्वीन के बारे में अगर डिटेल से देखें तो क्वीन कौन है, फर्टाइल फीमेल है। लेकिन हनी बी के अंदर कोई भी फीमेल फर्टाइल होती ही नहीं है, बाई बर्थ कोई भी फर्टाइल नहीं होती। बाई बर्थ सभी की सभी कैसी होती है, स्टेराइल फीमेल्स ही होती है। मेल हमेशा फर्टाइल होते हैं और फीमेल्स हमेशा कैसी होती है, स्टेराइल होती है। किसके अंदर, हनी बी के अंदर। लेकिन जो स्टेराइल फीमेल्स होती है उनमें से कुछ सिलेक्टिव मेंबर्स होते हैं, उनको रॉयल जेली फीड करवाई जाती है। और उस रॉयल जेली में पैक्टिन, शुगर और कुछ मिनरल्स होते हैं। इनकी वजह से धीरे धीरे इनके अंदर जेनिटेलिया डेवलप होते हैं और ये बाद में क्वीन का रूप लेती है। तो यहाँ पर ये बाद में फर्टाइल फीमेल होती है, तभी इसको क्वीन बोलते हैं अपने। डेवलप्ड आफ्टर फीडिंग ऑन रॉयल जेली। रॉयल जेली पैक्टिन, शुगर, मिनरल, अपने प्रोटीन और मिनरल्स का मिक्सचर होता है। सीक्रेट क्वीन सब्सटेंस है फिरोमोन बाय द मैंडिबुलर ग्लैंड। ये अपने पढ़ा था जब फिरोमोन्स पढ़े थे उस टाइम। किस टाइप का फिरोमोन पढ़ा था आपने, प्राइमर फिरोमोन। बताया था मैंने, आप प्राइमर और रिलीजियस 2 टाइप के फिरोमोन पढ़े थे। एक वो फिरोमोन्स जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाता है, एक वो जो बिहेवियर में चेंजेस लाता है। तो ये कुल मिला के फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है, मोर्फोलॉजी को अफेक्ट करता है, इसलिए इसको प्राइमर फिरोमोन बोलते हैं। और क्वीन सब्सटेंस बोलते हैं इसको ना। तो क्वीन सब्सटेंस का मतलब क्वीन एक प्रकार का फिरोमोन छोड़ती है। इस फिरोमोन के कारण कॉलोनी के अदर जो मेंबर्स है या जो अपने फीमेल्स है उनमें अपने जेनिटेलिया डेवलप नहीं हो पाते इस फिरोमोन की वजह से। उसके बाद में अगर बात करें वैक्स ग्लैंड एंड पोलन बास्केट एब्सेंट होती है, यानी जो क्वीन होती है उसके अंदर वैक्स ग्लैंड भी नहीं होती और पोलन बास्केट भी नहीं होती, दोनों काम इसके होते नहीं।
ना तो इसका वैक्स सिक्रेशन का काम होता है इसका, और ना इसका पोलन बास्केट मतलब फूड लाने का काम होता है इसका, इसलिए ये दोनों एब्सेंट होती है। साइज में अगर देखें सबसे लार्ज साइज इसी का होता है, और ये नेप्चुरल फ्लाइट लेती है, मेटिंग करती है ड्रोन्स के साथ में, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें, मेटिंग करने के बाद में कॉलोनी में आकर दो टाइप के एग लेइंग करती है, ये दो टाइप के एग्स देती है, प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ एग, दैट इज फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। जब फर्टिलाइज्ड एग दिए जाते हैं तो इससे हमेशा फीमेल प्रोड्यूस होती है, और ये फीमेल आगे चलकर क्या बनेगी, या तो वर्कर बनेगी, या तो वर्कर्स रहेगी, और वर्कर्स नहीं रहेगी तो ये क्या बनेगी, क्वीन बनेगी। सिंपल सी बात है कि अगर इसमें रॉयल जेली फीड करवाएगी तो क्वीन बन जाएगी, नहीं तो वर्कर्स। तो आपसे पूछ ले क्वीन कौन से एग से प्रोड्यूस होती है, फर्टिलाइज। वर्कर्स किससे होते हैं, फर्टिलाइज्ड। उसके बाद में अनफर्टिलाइज से क्या बने, मेल, और मेल को अपने क्या बोल रहे हैं, ड्रोन्स। और ड्रोन्स हमेशा कैसे होते हैं, फर्टाइल, हमेशा फर्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं, हमेशा खुद फर्टाइल होते हैं। प्रोड्यूस तो अनफर्टिलाइज्ड एग से हो रहे हैं, लेकिन होते कैसे, फर्टाइल होते हैं। यानी हनी बी के अंदर जो ड्रोन्स होते हैं या मेल होते हैं, वो सभी हनी बीज कैसी होती है, वो सभी की सभी फर्टाइल ही होती है, वो स्टेराइल होती नहीं है। जैसे अपने टर्माइट पढ़ा था, तो टर्माइट में अपने वर्कर्स कौन पढ़ा था, अपने वर्कर्स पढ़े थे कि स्टेराइल मेल भी हो सकते हैं, स्टेराइल फीमेल भी हो सकते हैं। लेकिन क्वीन के अंदर अगर देखें तो क्वीन में जो ड्रोन है वो एक्चुअली में क्या है, मेल है, लेकिन ये मेल कभी भी स्टेराइल नहीं होंगे, हमेशा कैसे होंगे, फर्टाइल ही होंगे, ठीक है। और वहीं अगर बात करें फर्टिलाइज्ड एग से जो फीमेल प्रोड्यूस हो रही है, वो हमेशा ही बाय बर्थ कैसी होगी, अनफर्टाइल ही होगी। अगर उसको रॉयल जेली फीड करवाएंगे तो वो क्वीन बनेगी, अदरवाइज वो वर्कर्स रहेगी। तो इस प्रकार से आपको इनके बारे में पता रखना है। अगर क्वीन की बात करें तो क्वीन अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही रिप्रोडक्शन करती है ना। वो अपने 5-7 दिन के लिए नेचुरल फ्लाइट लेती है ड्रोन्स के साथ में, और उसके बाद में मेटिंग करने के बाद में क्वीन तो कॉलोनी में आ जाती है, ड्रोन को भगा दिया जाता है, फिर ड्रोन को अपने मार दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ड्रोन्स का ओनली काम क्या है, मेटिंग का और अपनी रिप्रोडक्शन का काम है। उसके बाद में पता है कि ड्रोन्स का कोई कॉलोनी में काम नहीं है, और कॉलोनी में जो वर्कर है वो क्या करते हैं, कॉलोनी के सभी मेंबर्स को फूड प्रोवाइड करवाने का काम उनका होता है। तो वर्कर्स को ऐसा है कि जब जिसका कोई काम ही नहीं है, अब ड्रोन है उसका कोई काम नहीं है, वो अपने रिप्रोडक्शन का काम था वो खत्म हुआ, अब उसको वेले बैठे कौन खिलाए, तो इसलिए उसको भगा देते हो, तो भूख के कारण मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और क्वीन होती है, उसको कॉलोनी में एंट्री दी जाती है, और क्वीन क्या करती है, फिर अपने दो टाइप की एग लेइंग करती है, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड का मतलब कि क्वीन एक बार मेटिंग करेगी, उसके बाद में जो भी उनको स्पर्म्स मिले उन स्पर्म्स को स्टोर करती है, कहां पर, स्पर्मेथिका में। पढ़ा था आपने कि स्पर्म्स का स्टोर फीमेल में कहां होता है, स्पर्मेथिका में होता है। और वो क्वीन स्पर्मेथिका में जो अपने स्टोर कर रखा है उसने स्पर्म्स जो स्पर्मेथिका में स्टोर कर रखे हैं, उनको अगर वो यूज लेती है एग लेइंग के लिए, फिर तो क्या होगा, फर्टिलाइज्ड एग होंगे। अगर वो स्पर्म्स को यूज ना लेके डायरेक्ट अपने अपने ओयूम से ही एग प्रोड्यूस कर रहे तो वो होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग। तो वो क्वीन के ऊपर डिपेंड करता है वो किस टाइप की एग लेइंग करनी है उसको, और वो डिपेंड करता है कि कॉलोनी में कौन से मेंबर्स की जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एग लेइंग करती है। क्वीन का फर्स्ट पॉइंट, दोबारा क्वीन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, डेवलप आफ्टर फीडिंग ऑन रॉयल जेली। यानी क्वीन होती है, क्वीन को रॉयल जेली खिलाई जाती है। रॉयल जेली है क्या, रॉयल जेली श्रमिक सदस्य जो वर्कर्स होते हैं उनकी एक्चुअली में लार होती है, उनका सलाइवा होता है ना। जो वर्कर्स होते हैं, जो मधुमक्खियां, वर्कर मधुमक्खियां यानी श्रमिक मधुमक्खियां होती है, उनकी लार होती है। उसी लार, वो लार 12 दिन तक स्त्रावित होती है, 12 दिन के बाद में इसमें रॉयल जेली स्त्रावित होना बंद हो जाती है ना। तो 12 दिन के तक की जो मधुमक्खियां होती है, श्रमिक मधुमक्खियां, वो अपनी लार स्त्रावित करती है, और उस लार को अपने बोल रहे हैं रॉयल जेली। और वो किसको खिलाई जाती है, वो गिनी चुनी मधुमक्खियों को खिलाई जाती है। उनमें से जिन जिनको पूरे साल तक या पूरी उम्र तक रॉयल जेली खिलाई जाती है, वो क्या बन जाती है, क्वीन बन जाती है। और बाकी जो मेंबर्स है उनको भी रॉयल जेली खिलाई जाती है, लेकिन बाकी सभी को 3 दिन के लिए खिलाई जाती है, 3 दिन के बाद में बंद कर दी जाती है। लेकिन जिसको क्वीन बनाना होता है उसको कंटिन्यू रॉयल जेली खिलाई जाती है, तो उसके कारण उसमें जेनेटेलिया डेवलप हो जाते हैं। रॉयल जेली है वो एक प्रकार से पैक्टिन है, शुगर है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, इनका मिक्सचर होता है। मतलब ये सब कंपोनेंट उसके सलाइवा में, लार में होते हैं, और उसी को खिलाया जाता है रानी मधुमक्खी को।
नोट कर लिया। नेक्स्ट अपने बात करें अगर अपने रिप्रोडक्शन की किस प्रकार से इसमें होता है, जो अपने मेल और फीमेल से होती है, तो फीमेल हमेशा कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड क्यों है, क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस है। वहीं अगर बात करें मेल अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस है, इसलिए क्या होती है, हैप्लॉइड होते हैं, है ना। और मेल होते हैं वो अपने जब अपने आगे वापिस इसमें मैटिंग होती है, तो मैटिंग होने के बाद में इधर अपने माइटोसिस होता है, तो अपने 16 क्रोमोसोम इधर से आएंगे, इधर मियोसिस होता है इसलिए 16 इधर से आएंगे वापिस। अगर 32 क्रोमोसोम है तो फिर क्या प्रोड्यूस हो रही है, फीमेल, क्योंकि फीमेल कैसी होगी, डिप्लॉइड वापिस, है ना। और अगर ओनली क्या है, ओनली अपने ओयूम से ही एक प्रोड्यूस होता है, तो उसमें भी अपने जो अपने क्रोमोसोम आएंगे वो 16 आएंगे, तो ये कैसी होगी, हैप्लॉइड। तो ये कैसे होंगे, ड्रॉन्स होंगे, है ना, मेल होंगे। इसीलिए अपने क्या बोलते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अपने मेल से, मेल का आप देखोगे कहीं भी मेल का कहीं भी अपने ड्रोन्स को प्रोड्यूस करने के अंदर रोल नहीं है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, अपने फादरलेस ड्रोन बोला जाता है। मतलब अपने जो ड्रोन्स होते हैं या मेल हनी बीज होती है वो फादरलेस होती है, मतलब उसमें स्पर्म्स का कोई भी योगदान नहीं है, ओनली ओयूम है, ओयूम से ही क्या बना है, एग बना है ना, इसीलिए इनको फादरलेस ड्रोन के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने क्रोमोसोम नंबर लिख लेना जरूर आप, जो फीमेल क्वीन होती है उसके क्रोमोसोम 32 और मेल होता है उसके 16, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि फीमेल होती है वो डिप्लॉइड होती है और मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है। बाकी ज्यादा इस पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है आपको इसको। ठीक है, उधर वाला छोड़ देना, ये एक डायग्राम बना दो बस, इसको रहने देना, इसमें फिर ज्यादा कंफ्यूज हो गई। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको याद रहने चाहिए। इधर मेल नोट करना है, लास्ट में मेल प्रोड्यूस होगा ना, हैप्लॉइड मेल, और इधर डिप्लॉइड फीमेल्स। नोट कर लिया। उसके बाद में अगर देखिए अपने साइज के बेस पे, जैसे मैंने आपको बताया था, तो सबसे लार्ज साइज की होती है वो कौन होती है, क्वीन होती है, और उसके बाद में आता है ड्रोन्स, और ड्रोन के बाद में आते हैं वर्कर्स। इसके अंदर अगर बात करें, ड्रोन्स होंगे वो कौन होंगे, रिप्रोडक्टिव मेल होंगे, क्वीन होगी वो रिप्रोडक्टिव फीमेल, और वर्कर्स होंगे वो नॉन रिप्रोडक्टिव यानी स्टेराइल
फीमेल्स होती है, अपने ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब अपने बात करें क्वीन के बाद में नेक्स्ट मेंबर आता है ड्रोन्स। ड्रोन्स की बात करें तो ये कौन होंगे? फर्टाइल मेल होंगे और किससे प्रोड्यूस होंगे? अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होते हैं, है ना। ये अपने अनफर्टिलाइज्ड एग होंगे उनसे प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें स्पर्म्स का कोई रोल नहीं होता, शुक्राणु का योगदान नहीं होता, केवल रानी अपने अंडाणुओं से ही अंडे उत्पन्न करती है और इन अंडों से हमेशा कौन? फर्टाइल मेल प्रोड्यूस होते हैं और उन्हीं को अपने ड्रोन्स के नाम से जाना जाता है। यहां पर अगर बात करें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की तो वैक्स ग्लैंड है, पोलन बास्केट है, स्टिंग है, ये इनके अंदर अपने प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। इनमें से कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, ना तो वैक्स ग्लैंड होती, ना पोलन बास्केट होता, ना स्टिंग होता, कुछ भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इसलिए इनका काम कोई भी कॉलोनी में और अदर काम बचता ही नहीं है, ओनली ये फर्टाइल होते हैं तो मेटिंग का काम रहता है इनका। क्वीन के साथ मेटिंग करने के बाद में इनको भगा दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो उसके बाद में नेक्स्ट आता है वर्कर्स। वर्कर्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं कॉलोनी के और ये स्टेराइल फीमेल्स होती है। कौन होती है? स्टेराइल फीमेल्स। टर्माइट में पूछे तो स्टेराइल मेल एंड फीमेल बोथ, लेकिन वहीं अगर आपसे हनी बी में पूछे तो ओनली स्टेराइल फीमेल्स। क्यों? क्योंकि अभी अपने बात की कि मेल या ड्रोन्स कभी भी स्टेराइल होते ही नहीं है, वो हमेशा कैसे होंगे? फर्टाइल ही होंगे। इसलिए उसका सवाल ही नहीं आता कि मेल भी हो सकता है, कि हमेशा कौन होगी? स्टेराइल फीमेल्स ही होगी। किसमें? हनी बी के अंदर। उसके बाद में इसकी अगर बात करें, प्रोड्यूस फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग से ही प्रोड्यूस होंगे ये, ठीक है। उसके बाद में अनफर्टिलाइज्ड एग आएगा ना, हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें वैक्स ग्लैंड इन एब्डोमेन, यानी एब्डोमेन के अंदर इनके वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। पोलन बास्केट कहां प्रेजेंट होती है? हाइंड लेग्स के भी कौन से पार्ट पर? टीबिया वाले पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है ना। उसके बाद में अगर बात करें अपने स्टिंग की, तो स्टिंग क्या होता है? मॉडिफाइड ओविपोजिटर होता है। इसका स्टिंग होता है वो मॉडिफाइड ओविपोजिटर होता है। मॉडिफाइड ओविपोजिटर मतलब रूपांतरित अंडरोपक, मतलब अंडरोपक जो अंडे देने के काम में आता है, एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट में होता है, वो नुकीला होता है ना, नुकीला होता है। तो उसको अपने, जब ये अपने को पता है कि स्टेराइल फीमेल्स है, एग लेंगी, ये कर नहीं सकती, तो उसको वेपन के फॉर्म में यूज लेती है, प्रोटेक्टिव ऑर्गन के रूप में काम करता है, वो स्टिंग, डंक का काम करता है फिर वो अंडरोपक, ठीक है। एंड इसके अंदर एक डफर्स ग्लैंड और प्रेजेंट होती है, ठीक है, स्टिंग के साथ में ही होती है। प्रोटेक्शन ऑफ कॉलोनी एंड फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ अदर मेंबर्स, यानी इसका काम कॉलोनी को प्रोटेक्ट करना का होता है, क्योंकि इसमें स्टिंग प्रेजेंट है। फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ अदर मेंबर्स, क्योंकि इसके अंदर क्या है? पोलन बास्केट है, तो ये भोजन लाने का काम और बाकी मेंबर्स को खिलाने का काम भी किसका होता है? वर्कर्स का ही होता है। और इसके काम की बात करें, प्रोड्यूस रॉयल जेली थ्रू हाइपोफेरिजियल सलाइवरी ग्लैंड, मतलब रॉयल जेली स्रावित करती है, लगभग अपने 12 दिन तक करती है ना, 12 दिन तक, यानी जब इसका जन्म होता है तब से लेके 12 दिन तक की जब ये हनी बी होती है, तब तक ये क्या करती है? अपने रॉयल जेली स्रावित करती है। उसके बाद में इसमें रॉयल जेली स्रावित होना बंद हो जाती है, ठीक है। 12 दिन के बाद में फिर इसका काम बदल जाता है, फिर इसको दूसरा काम दे दिया जाता है ना। इनके जो अपने अब मेंबर, तो अपने पढ़ा था कि कॉलोनी में 80 to 90% कौन होते हैं? वर्कर्स ही होते हैं। अब ये कॉलोनी के अंदर 30,000 तक हो सकते हैं। अब इतने मेंबर्स है तो उनमें काम कैसे बटेगा? कौन क्या काम करेगा? अब काम तो इनके बहुत सारे बता दिए अपने, लेकिन कौन क्या काम करेगा? जैसे भोजन लाने का काम भी उनका है, साफ सफाई का काम उनका है, और अपने बाकी जो ऑफस्प्रिंग्स है उनकी केयरिंग नेचर का काम उनका है, रॉयल जेली का काम उनका है, और प्रोटेक्शन का काम उनका है। हर एक इतने काम है, तो काम कैसे डिवाइड होते हैं फिर सबके बीच? तो वो होते हैं एज के बेस पे, है ना। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है उनके काम चेंज होते जाते हैं। शुरू के अंदर जैसे अपने प्यूपा से अडल्ट बना, तो अडल्ट बनते ही शुरू के अंदर उनके काम सिर्फ होते हैं कि जो उनके अपने साथी भाई लोग हैं छोटे, उनकी केयर करना, उनको फूड देना, और उसके बाद में धीरे धीरे इनमें रॉयल जेली स्रावित होना चालू होती है। तो फिर वो रॉयल जेली 12 दिन तक स्रावित होती है, तब तक इनका काम होता है कि रॉयल जेली स्रावित करते रहना, और जो छोटे अपने इनके छोटे ऑफस्प्रिंग्स इनके थोड़ी होंगे, इनके भाई बहन होंगे ना, हाँ, तो छोटे भाई बहन होते हैं, उनकी देखभाल करनी होती है, ठीक है। यही तो अपने कल पढ़ा था, है ना, कि इसमें क्या था कि वो ऑफस्प्रिंग्स खुद के नहीं होते, फिर भी वो उनकी केयर करते हैं, मतलब उनके छोटे भाई बहन होते हैं एक्चुअली में ना, तो उनकी वो देखभाल करते हैं और उनको अपने ख्याल रखते हैं, उनको खाना पीना करवाते हैं। उसके बाद में जब वो अपने थोड़े से बड़े होते हैं, 12 दिन के हो गए, 12 दिन के बाद में रॉयल जेली स्रावित होना बंद, अब उनको दूसरा काम दिया जाता है, दूसरा छोटा मोटा काम साफ सफाई का दे दिया, कॉलोनी की साफ सफाई करने का, है ना। वो सबसे लास्ट में भेजते हैं जब पूरे मेच्योर हो जाते हैं। वही अपने घर वाली बात, अपने परिवार में भी ऐसे होता है, छोटा बच्चा होता है तो थोड़ा थोड़ा काम दिया जाता है ना। शुरू में छोटा छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा तो उसको कोई खास से काम दिया नहीं जाता, वो ये कि तू छोटे बच्चे को खिला ले, तेरे भाई को खिला ले, इतना काम बहुत है ना। नहीं ज्यादा, जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो वो ऐसा है कि हाँ तेरे छोटा भाई है, इसको खिला ले, तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, वही बात है ना। तो वो केयरिंग नेचर होती है। उसके बाद में जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है
तो उसके बाद में अपने उसको क्या करते हैं, जैसे दुकान से दलिया लाने भेज दिए, थोड़ा सा छोटा मोटा काम दे देते हैं, हाँ है ना। तो छोटा छोटा काम उसको दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा 12 दिन के बाद में उसको कॉलोनी की साफ सफाई का काम दे देते हैं। फिर थोड़े से और बड़े होते हैं, लगभग 18 दिन के आसपास होते हैं, तब इनको क्या काम दे दिया जाता है, कॉलोनी के बाहर थोड़ा सुरक्षा का, कि आप बाहर की दुनिया देखो, थोड़े बॉर्डर पे खड़े रहो, बाहर गेट पे कोई नहीं आ जाए, ऐसे काम दिया जाता है। फिर जैसे थोड़े से बड़े 21 दिन के हो जाते हैं ना, 21 दिन के बाद में फिर इनको बाहर भेज दिया जाता है, अब जाओ तुम दुनियादारी देखो बाहर की। फिर वो दुनियादारी देखते हैं, मतलब सिर्फ भोजन ढूंढने जाते हैं ये। और जैसे ही 24 दिन के होते हैं, फिर इनको फुल फ्रीडम है, फिर तुम लाओ भोजन ढूंढ ढूंढ के, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से एज के आधार पर इनके काम बटे होते हैं कॉलोनी के अंदर। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे संडे को क्लास होगी क्या? अभी तक तो होगी, अगर नहीं होगी तो बता दिया जाएगा। कैसा? क्यों, किस लिए? क्लास होगी तभी तो, नहीं होती तो अब तक आ जाता, इन्फॉर्म कर देते आपको क्लास नहीं है। नोटिस बोर्ड लगा दिया ना, हाँ। तुम्हारी वैल्यू नहीं है मतलब? बोला ना, पूछा ना सर से, हाँ सर ने बोला क्लास है। तो इतना जबरदस्ती थोड़ी है, मत आना, क्या हो गया? तो क्या कुछ नहीं होता, ऑनलाइन देख लेना। बहुत सारे बच्चे, अब तुम आधी क्लास में बैठे हो, जो ऑफलाइन बच्चे आए हुए हैं ना, वो ऑफलाइन जितने भी है उनमें मेरे को लग रहा है तुम 30% बैठे होंगे, 70% है ही नहीं क्लास के अंदर, वो उन्होंने तो पैसे दे रखे हैं बस। तो उनके पास पैसे ज्यादा है, वो उनको 22,000 कोई ज्यादा नहीं लगते। तो संडे को क्लास रहेगी भैया, बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि नहीं है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी के अकॉर्डिंग तो क्लास है आपकी कल, टाइम वही रहेगा, टाइम वगैरह चेंज नहीं होगा। तो ऐसा किसी को लगता है कि संडे को क्लास नहीं लेनी चाहिए तो मत आना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि संडे को क्लास होनी चाहिए, इसलिए मत आ जाऊंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है ना। घर पे वेले क्या करेंगे सब, इधर आ जाओ। होगी, वो तो ऑनलाइन वाले बच्चे बैठे। अभी प्रेजेंट में क्लासेस का ऐसा है कि क्लास ऑफ करने का कोई मतलब नहीं है, अगर बच्चा नहीं आया ना तो भी कैमरा चालू रहना चाहिए बस, क्लास में कैमरा लगा हुआ है बस, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया कोई मत आओ चाहिए। पहले ऐसे होता था कि आज बच्चे नहीं आए, चलो किसकी क्लास ले, एक ही तो बच्चा है चलो छोड़ देते हैं। अब नहीं है, ये कैमरा 100 बच्चों के बराबर है। अच्छा, ऐसा भी होता है। रॉयल जेली, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वीन को रॉयल जेली फीड करवाई जाती है, लेकिन रॉयल जेली तो बाकी देखें तो सभी मेंबर्स को फीड करवाई जाती है, ओनली क्वीन को नहीं होती। हाँ, लाइफ टाइम के लिए देखें तो क्वीन को फीड करवाई जाती है, लेकिन बाकी मेंबर्स को भी शुरुआत की, जैसे जैसे लार्वा बनता है ना, उस टाइम 3 दिन के लिए तो सबको ही फीड करवाई जाती है। 3 दिन के बाद में फिर बाकी सभी की रॉयल जेली बंद कर दी जाती है और उसी को कंटिन्यू खिलाई जाती है जिसको क्वीन बनाना होता है। वो तो ऐसे ही अंदाजे से 4-5 मेंबर सिलेक्ट कर लिए, जिसकी किस्मत है ना, उस 4-5 को खिलाया जाता है। अब 4-5 में से जो सबसे पहले डेवलप हो गई, वो क्या करती है, फिर वो कॉलोनी में ढूंढती है कि किस किस को रॉयल जेली खिला रखी है, कौन मेरा कंपटीशन हो सकती है, उनको वो अंदर ही खत्म कर देती है और वो क्वीन बन जाती है। छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता है, मतलब ऐसे सत्ता की कुर्सी की लड़ाई है भैया। नेपच्यूल को हिंदी में क्या बोलते? मैथुन उड़ान बोलते भाई। नेचुरल फ्लाइट मतलब मैथुन उड़ान।
एक्सरसाइज शीट सॉल्व किए क्या तुमने? लाओ इधर दो। हाँ दो दो। क्या नहीं हुआ? एक्सरसाइज शीट चक्कर सॉल्व करने के चक्कर में? बहुत ही अच्छी बात है ये। हाँ वैसे भी रूम पे रहते तुम चावल खा के सोते होंगे, कहाँ खाना बनाते हो? खाना बनाने का तो बड़ा आलस है तुम्हारे। ये केमिकल वाले क्वेश्चन सब छोड़ दिए कि नहीं? पढ़े नहीं क्या? स्लाइड ऊपर करना। ऊपर क्या देख रहा है? कुछ है ही नहीं भैया, जितना ही है बस दिख रहा है जो है वो सामने। मतलब हाँ नोट कर लिया। नेक्स्ट अगर बात करें अपने कुछ इंपॉर्टेंट हनी बी के बारे में, तो यहाँ पर फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग ये लैंगस्ट्रॉन को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट मूवेबल फ्रेम 1851 के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया। फर्स्ट मूवेबल फ्रेम हीव, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, एक जगह से दूसरी जगह मतलब ले जा सकते है ना। पोर्टेबल बॉक्स बनाया था जिसके अंदर हनी बी के छत्तों को रख के आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं और उन डिब्बों को या छत्तों को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर बात करें फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग इन इंडिया, तो ये एएस अटवाल याद रखना आपको। और इन इंडिया मूवेबल हिवी इज इंट्रोड्यूस बाय न्यूटन इन 1919 के अंदर। इंडिया में सबसे पहले अपने न्यूटन ने इसका अपने मूवेबल हिव को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में अगर बात करें, कार्ल वॉन फ्रिंच एक साइंटिस्ट थे। कार्ल वॉन फ्रिंच को नोबेल प्राइज मिला था 1973 में। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने स्टडी की थी अपने हनी बी के बिहेवियर के बारे में, उसकी लैंग्वेज के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में। मतलब वही कि हनी बी कैसे एक दूसरे से बातचीत करती है, एलओआई करती है, उसके लिए उन्होंने उनके पीछे भागदौड़ की। तो इनकी 38 साल की मतलब वो स्टडी थी, जिसमें इन्होंने बाद में कंक्लूजन दिया कि किस प्रकार से आपस में बातचीत करती है, कैसे कम्युनिकेशन करती है। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक अपने फ्लाई करती है स्पेसिफिक पैटर्न में हनी बीच, कुछ अपने मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने इसको डांस नाम दिया ना, कि हनी बी डांस करती है। डांस मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर फ्लाई करती है, जिसमें अगर राउंड डांस है तो वो बोला जाता है कि व्हेन फुट डिस्टेंस इज लेस देन 50 मीटर, और कहीं 50 मीटर होता है, कहीं ओब्लिक करके लिख लेना ऑप्शन में देखना, कहीं 100 मीटर भी आपको देखने को मिलता है।
उसके बाद में अगर बात करें वेगटेल डांस होता है, वो कब करती है, जब डिस्टेंस होता है 50 या 100 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस होता है, तो फिर ये क्या करती है, वेगटेल डांस करती है। अब राउंड डांस वेगटेल डांस में होता कुछ नहीं, राउंड डांस में इस प्रकार से ये उड़ान भरती है, इसे ये राउंड डांस इस प्रकार से राउंड शेप के अंदर उड़ान भरती है। वहीं अगर वेगटेल की बात करें तो ये फिर 8 की शेप में इस प्रकार से डांस करती है, इसे ऐसे डांस करती है, फिर इधर से इस प्रकार से 8 की शेप में डांस करती है, तो इसको बोलते हैं वेगटेल डांस। ठीक है, तो ये अपने साथ में ये इससे ये भी बता देती है कि भोजन कितनी क्वांटिटी के अंदर है, फूड कितना अच्छा है। अगर फूड ज्यादा क्वांटिटी में होता है तो ये विंग्स अपने ज्यादा वाइब्रेट करती है, ज्यादा कोशिश से उड़ती है। अगर फूड कम क्वांटिटी में है तो फिर ये मरी मरी उड़ती है, धीरे धीरे पंख चलाती है, तो सामने वाले समझ जाते हैं भैया मामला खराब है ना। और साथ में ये क्या करती है, एक अपने जो फ्लाई कर रही होती है उस टाइम कुछ स्पेसिफिक एंगल बनाती है अपने सन के साथ में, सूरज के साथ, उससे भी अपने वो बताती है कि फूड किस डायरेक्शन के अंदर है, वो भी ये बताती है। बहुत सारे उन्होंने 38 ईयर्स की उनकी स्टडी थी, जिसमें उन्होंने पूरा हनी बी के बारे में बताया था, सब चीज़ों के बारे में, फिरोमोन्स के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, उनके फ्लाई करने के पैटर्न के बारे में। कार्ल मॉन फ्रिंच याद रखना है, नोबेल प्राइज मिला था इनको 1973 के अंदर। वैसे क्वीन की लाइफ साइकिल की बात करें, कितनी रहती है क्वीन की लाइफ साइकिल, या हनी बी की लाइफ साइकिल अगर आपसे पूछे कितने दिन की होती है? 6 मंथ। इसमें ऐसा है कि 3 प्रकार के मेंबर है, तीनों अलग अलग उम्र जीते हैं, एक जैसी उम्र नहीं होती सबकी, लाइफ स्पेन होती है सबकी अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा लाइफ स्पेन होती है वो क्वीन की होती है, 3 से 5 साल तक जिंदा रहती है। वहीं फिर अपने वर्कर्स या ड्रोन्स की बात करें तो इनकी लाइफ साइकिल 4 to 6 मंथ वीक की होती है, 4 to 6 वीक्स की ही लाइफ साइकिल होती है इनकी। क्वीन सबसे ज्यादा जीती है, सबसे लंबी एज क्वीन की होती है।
नोट कर लिया? नेक्स्ट अगर देखें अपने इनके नेचुरल एनिमीज, आपको कुछ याद रखने इंपोर्टेंट हनी बी के नेचुरल एनिमीज और इनकी कुछ इंपोर्टेंट डिजीज है हनी बी की, उसके बारे में शॉर्ट याद रखना, ऐसे ज्यादा डिटेल से नहीं, बस एक तो इनके साइंटिफिक नेम आपको याद होने चाहिए, और दूसरा पर्टिकुलर डिजीज में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते कि ये पर्टिकुलर डिजीज किससे होती है। कई बार तो साइंटिफिक नेम तो ऐसा इतना डीप नहीं आता, जनरली तो पूछ लेते हैं वायरस से होती है, फंगस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, उस टाइप से आपको थोड़ा इसके बारे में याद रखना है। यहां पर सबसे पहले नेचुरल एनिमीज की बात करें तो एक प्रीडेटरी वास्प आते हैं, वेस्पा ओरिएंटलिस बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रीडेटरी वास्प मतलब ये वास्प हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट होता है। ये प्रीडेटरी मतलब ये हनीबीज को अपने खाता है, तो प्रीडेटर है ये एक प्रकार का हनी बी का। फिर आता है हनी रोबरमोथ आता है। हनी रोबरमोथ मतलब, हनी रोबर मतलब शहद को चुराने वाला ना, शहद को चुरा लेता है। चुराने का मतलब कि कॉलोनी के अंदर घुस के और शहद पी जाता है, तो उसके कारण लॉस होता है बहुत बड़ा। तो अपने एकरोशियस स्टेंक्स का साइंटिफिक नेम होता है। एंटर द बी ईव एट नाइट एंड ड्रिंक अप हनी, यानी शहद को पी जाता है। ग्रेट वैक्स मोथ आती है, गैलेरिया मेलोनेला। नाम क्या है? वैक्स मोथ, सिंपल सी बात है, क्या करेगी? छत्ते, छत्ता बना हुआ वैक्स का ही बना हुआ है, तो उस छत्ते के अंदर टनलिंग बनाती है, उसके कारण हनी भी क्या करती है, फिर उस कॉलोनी को छोड़ के वहां से भग जाती है ना। तो इसका अगर कहीं बी कीपर है, उसने बॉक्स रख रखे हैं और गलती से इस इंसेक्ट का अटैक हो गया, तो वो बॉक्स और ये इंसेक्ट दो ही बचेंगे, हनी भी तो उड़ जाएगी वहां से, छोड़ देगी कॉलोनी। उसके बाद में आता है लेजर वैक्स मौत आती है। ये भी वैक्स मौत है, ये सेम काम वो करती है। द कैटरपिलर्स मेक टनल एंड फीड ऑन द प्रोपोलिस पोलन एंड वैक्स। अब ये प्रोपोलिस क्या है? प्रोपोलिस पोलन एंड वैक्स, वैक्स पे फीड करती है, पोलन जो उसने स्टोर करके कॉलोनी में उसको फीड कर जाती है, प्रोपोलिस को भी फीड कर जाती है। प्रोपोलिस क्या है? किसको बोलते हैं प्रोपोलिस? कोई नाम सुना है कभी? सुना हुआ है? प्रोपोलिस नाम सुना हुआ है? ठीक है, सुना हुआ तो अच्छी बात है, कहीं पता चलो सुना ही नहीं है, ऐसे बैठ के सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं पता नहीं। प्रोपोलिस की बात करें तो प्रोपोलिस एक प्रकार से हनी बी, वैसे तो तीन चीजें कलेक्ट करके लाती है प्लांट से, नेक्टर, पोलन, प्रोपोलिस। प्रोपोलिस एक्चुअली में कुछ प्लांट्स होते हैं वो रेजिन लाइक लिक्विड सीक्रेट करते हैं, यानी गोंद के जैसा पदार्थ प्लांट सीक्रेट करते हैं, उसको वो कलेक्ट करके लाती है हनी बी, और उसको किस में काम में लेती है? हाँ हाँ, जो ये होता है उसको रिपेयर करने के लिए, कहीं अपने छत्ता होता है उसमें दरारें आ जाती है, कुछ और हो जाता है, उसको रिपेयर करने के लिए, चिपकाने के लिए प्रोपोलिस का यूज लेती है ना। तो उसको भी वो फीड कर जाते हैं, बिल्कुल। तो ये प्लांट से कलेक्ट करती है ये, ठीक है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज आती है, जैसे एक एकेरिन डिजीज आती है जिसको आइसले व्हाइट बोलते हैं। ये एक प्रकार से एक्वेरिपिस वुडी यानी माइट से होने वाली डिजीज है। क्या होता है इसके अंदर? ट्रेकिया में इन्फेक्शन, मतलब इंसेक्ट जो हनी भी होती है वो दम घुटने के कारण मर जाती है, क्योंकि ट्रेकिया के अंदर माइट का इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हनी बी में इन्फेक्शन कौन सी माइट से होता है, एक्वेरिपिस वुडी। उसके बाद में अगर बात करें, एक डिजीज आती है नोजेमा, और नोजेमा डिजीज किससे होती है? प्रोटोजोआ से होती है, नोजेमा एफिस, ठीक है। उसके बाद में एक डिजीज आती है चाक डूड बोलते हैं इसको, ये किससे होती है? फंगस से होती है ना। एस्कोफेरिया एपिस इसका अपने साइंटिफिक नेम होता है। फिर आते हैं स्टोन ब्रूड आती है। स्टोन ब्रूड किससे होती है? ये भी फंगस से होती है, एस्परजिलस फंगस से होती है स्टोन ब्रूड। ये आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में यूरोपियन फोल ब्रूड की बात करिए, ये स्ट्रेप्टोकोकस प्लूटन, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। अब ये फोल ब्रूड है ना, अमेरिकन फोल ब्रूड है, ये भी किससे हो रही है? बैक्टीरिया से। तो ये फोल ब्रूड तो किससे हो रही है? बैक्टीरिया से। और स्टोन ब्रूड और चॉक ब्रूड किससे हो रही है? ये फंगस से हो रही है। लेकिन यही अगर आप देखिए, सेक फोल ब्रूड आती है वायरस से होती है, और थाई सेक ब्रूड आती है ये भी वायरस से होती है। तो ये कुल मिला के आपके इनके अपने पैथोजन जरूर याद रखने हैं कि फंगस है, बैक्टीरिया है, कि वायरस है। कई बार तो ऐसे सिंपल सा ही क्वेश्चन आ जाता है, कोई डिजीज का नाम देते पूछ लेते कौन सी इंसेक्ट की डिजीज है, तो अपने जैसे आगे सिल्कवर्म पढ़ेंगे उसकी भी डिजीज पढ़ेंगे, उसकी डिजीज और इसकी डिजीज दोनों मिक्स करके दे देते, आपसे पूछ लेते कि हनी बी की डिजीज कौन सी है और सिल्कवर्म की कौन सी है। उस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जितनी भी डिजीज है ये सभी हनी बी की इंपॉर्टेंट डिजीज है, और इनके अंदर कुछ फंगस से हो रही है, कुछ बैक्टीरिया से हो रही है, कुछ वायरस से हो रही है, कुछ प्रोटोजोआ से हो रही है, कुछ माइट से हो रही है। और इनका साइंटिफिक नेम आपके एग्जाम में पहले भी पूछा गया है, गैलेरिया मेलोनेला और अपने एक्वा ग्रीजेला, इन दोनों का आपको लेजर वैक्समोथ और ग्रेटर वैक्समोथ दोनों का याद रखना आपको। और हनी रोबर का भी पूछा गया है, ये भी आपके प्री पीजी में एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन पहले ही।
ये मिलीबग का उल्टा कैसे लिखा है? मिलीबग के मेल में पंख होते, फीमेल में नहीं होते, या मेल में नहीं होते फीमेल में होते, क्या लिखा है? मेल के अंदर पंख होते हैं, मेल की लाइफ स्पेन छोटी होती है, फीमेल्स के अंदर विंग्स नहीं होते। हाँ, आप लोग लाए हो क्या एक्सरसाइज शीट? सोल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो? ये समझ में नहीं आ रहा या टाइम नहीं मिल रहा? कर रहे हो? सिलेबस कवर हो ही नहीं रहा। हाँ, इतना क्या पढ़ लिया? पहले पढ़ा ही नहीं ज्यादा। नोट्स नहीं है तुम्हारे पास पहले की? अभी कब आए हो? 1 महीना हो गया। अब तक 10 दिन में तो हो जाना चाहिए था। नोट्स नहीं है? थ्योरी के नोट्स आपके पास? थ्योरी के नोट्स दिए तो थे आपको, मॉर्फोलॉजी तक का दिया हुआ है। किसको दिया था? आपको दिया था। हाँ, तो आपसे इनको बोला तो फोटो कॉपी करवा लो, है आपके पास? कल लेके आना फिर इनको फोटो कॉपी देना। हाँ, कल घर जा रहे हो? खुश हो रही है, मजा आ गया सर, घर जा रहे हो। संडे को छुट्टी करने से क्या हो जाएगा फिर? अभी 3 दिन और क्लास ही चलेगी, 4 दिन, 3 दिन कैसे? क्यों? कैमरा तो है। वापिस टाइम से आ जाना, घर पे मन लगा के मत बैठ जाना। तो चला आ ही नहीं रहे इधर, सर अकेले चिल्ला रहे हैं क्लास में। घर जाते हैं ना, मेरा घर बहुत दूर है। मैं दिवाली पे चलता हूँ, होली पे पहुंचता हूँ, ज्यादा ही टाइम लगता है। हाँ, दिवाली अपने खुद के ऊपर है कब स्टार्ट करनी है। दिवाली 12 को है ना? पहले जाके क्या करो इतना जल्दी, ऐसे घर वाले काम करो फालतू। फिर भी वो स्पेशल बचा के रखते हैं। नोट कर लिया क्या आप लोग? लाइव एक्सरसाइज शीट लाओ, इधर लाओ, निकालो, देखिए एक्सरसाइज शीट निकालो। कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ, ये नोट कर लो। जो क्लास में नहीं आ रहे उनका तो कोई ना, पर आ रहे हैं वो तो करो, कुछ तो फायदा हो क्लास में बैठे रहने का। नहीं पता चला लास्ट में जो क्लास में आ रहे थे वो भी बराबर, नहीं आ रहे थे वो भी बराबर, फिर वो जो क्लास में नहीं आ रहे वो बोलेंगे सर जो आ रहे हैं उन्होंने क्या कर लिया, वो भी तो हमारी वजह से ही। इससे बढ़िया कम से कम अपनी एक्सरसाइज तो अपडेट रखो।
बोलो क्या क्वेश्चन है। तरीका एक ही है भैया, 10 दिन की छुट्टी है, इसको यूज ले लो। ये सबके यही समस्या, यहां भी ऐसे बैठे 2-4 लोग। तो जिसने कोर्स लेट किया है ज्वाइन, उसको एक ही तरीका है, क्या, क्लासेस कंप्लीट करो 10 दिन की छुट्टियों में। जो भी ये दिवाली की छुट्टियां हो रही है, इसमें 10 दिन आपको छुट्टी है, तो उसमें नई क्लासेस कुछ जुड़ेगी नहीं। तो इन 10 दिनों में डेली हर सब्जेक्ट की 2-2 क्लास लगाओगे तो 20 क्लासेज हो जाएगी एक सब्जेक्ट की। तो मेरे को लग रहा है इतना ही होगा, वो ज्यादा होगा नहीं ना। तो उसमें थोड़ा फास्ट करके इस तरीके से देख सकते हो। और इसके लिए एक तरीका ये है कि आपको थ्योरी के अपने नोट्स लेके और उनकी रीडिंग कर लो, जो नहीं समझ में आए वो टॉपिक की क्लास देख लो, बस। वैसे तरीका आप काम में ले सकते हैं, लेकिन उन नोट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। दो दिन में 16 क्लासेज होगी ना, देख लो, हो जाती है। करने वाले कर सकते हैं ऐसा। तो ये 10 दिन की छुट्टी है आपको, तो उसमें आप कर सकते हैं। तो जिनकी पीछे की क्लास छूट रही है वो बच्चे सब यही तरीका काम में लें कि जो पीछे का कंप्लीट करना हो इन 10 दिनों में कर लो। तो दिवाली से वापस आओ तो ऐसा नहीं हो कि सर मेरे पीछे का पड़ा है अभी कंप्लीट नहीं हो रहा, मेरी एक्सरसाइज शीट नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। ये 10 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए सब। निकालो तुम्हारी एक्सरसाइज शीट, निकालो। कहाँ इधर एक्सरसाइज शीट। कुछ किया कि नहीं किया? देखा ही नहीं होगा इसको, आज ही निकाली है। हाँ, सॉल्व नहीं कर रहे हो भैया तुम? चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी सब। निकालो 484 निकालो। निकालो अपनी कॉपी, निकालो, सॉल्व करो जल्दी। सॉल्व करो, आंसर आना चाहिए लास्ट में। कॉपी देखूंगा मैं, ऐसे तुक्के मत लगो पीछे देख के। 484 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। करो भैया करो, कॉपी निकालो अपनी। क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इंसेक्टिसाइड विद 25% एक्टिव इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 500 लीटर ऑफ स्प्रे फ्लूइड of 0.25% strength. Quantity of liquid insecticide with 25% active ingredient required for preparing 500 liter of spray fluid of 0.25% strength. होना नहीं चाहिए, वो बताओ जो है। हाँ, हम कैसे करें? तो आप एक्सरसाइज शीट आपके पास है भैया, उससे कर लेना। अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख लो, क्लास खत्म हो जाए, सोल्व कर लेना उसको। 484 नंबर क्वेश्चन है। 5 लीटर तेरा आधा कैसे आ रहा है इससे ना? कर जल्दी कर,
आंसर आना चाहिए सबका। आया आंसर कितना? 5 क्या लीटर है कि ml है? ऑप्शन तो नहीं है आपके क्वेश्चन में, क्या है उसमें वो देखो, लीटर ही आएगा ना। इधर नहीं समझ में आ रहा तो इनको समझाओ, पड़ोस में समझाओ। पड़ोस से डंके पाल के रखा करो, ऐसे तुरंत बता दे बस। देखो क्या बोला है, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इंसेक्टिसाइड है ना, सीधी सी बात है, पहला ही हो गया कि फॉर्मूला पहला लगेगा, लिक्विड आ गया मतलब पहला फॉर्मूला लगेगा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। और इसमें N1 रहेगा वो 25% दे रखा है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना है 25%, N1 दे रखा है। उसके बाद में दूसरा बोल रहा है ये 500 लीटर ऑफ स्प्रे फ्लूइड, मतलब V2 भी दे रखा है, ठीक है, और 0.25% स्ट्रेंथ यानी N2 भी दे रखा है। याद क्या करना है, V1 है ना, तो V1 इज इक्वल टू N2V2 अपॉन N1। तो ये कितना हो जाएगा 500 इंटू 0.25 अपॉन 25, तो आंसर आ जाएगा 5 लीटर। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने, इससे ऊपर एक और है 482 वाला, वो भी करके देखना, उसको सॉल्व करना, लास्ट में आंसर आ रहा है क्या। इसमें क्वेश्चन में थोड़ी एरर है, ऑप्शन में है ना, 100 की जगह 1000 दे रखा है, तो उसको काट के सही कर लेना, या ऊपर 1000 कर दो, ऊपर 1000 कर दो क्वेश्चन के अंदर। 482 नंबर क्वेश्चन है, उसमें ऊपर क्वेश्चन में 100 दे रखा है, उसको 1000 कर दो, फिर ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। और इसका आंसर क्या रहेगा, हाँ आंसर क्या आएगा इसका, कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इतना क्या सोच रहे हो, थर्ड आंसर आएगा सीधा सीधा, सोचने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मुलेशन का परसेंट अपॉन में ले आओ बस, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। हाँ कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करो भैया, ये अपने एक्सरसाइज शीट अभी कंप्लीट नहीं है, कोशिश करो इसको पढ़ के वापस कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी।